Namaskar students, welcome again. Today is the fourth lecture of this chapter, chapter number 4, Mughal Empire. This was very interesting chapter, the same dynasty and so many rulers we have discussed and all rulers were very famous. So today's lecture is about the explanations of the question and answer. Fine. So first I am telling that MCQs we have done, short question answers. I have sent the PDF also. True and false we have also have done. Now today's the question number 4 is answer the following question in brief. Fine. So first question is what problems did Humayun face when he ascended the throne? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हुमायूं को जब उसे थ्रोन होता है सिंहासन या गद्दी पर जब वो बैठा तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. फाइन. एंड नेक्स्ट इज हाउ डिड ही ओवरकम देम, और उसके बाद उससे ओवरकम यानी कि उसने उन चीजों को कैसे फेस किया. फाइन. सो आंसर इज आई हैव रिटन सम पॉइंट्स हियर. फर्स्ट प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच फेस बाय द हुमायूं व्हेन ही ascended the throne. So first is Humayun had to face the hostility of the Afghans led by the Sher Shah Suri and Bahadur Shah ruler of Gujarat. यानी ये दो ऐसे competitors थे जिन्होंने चैलेंज किया किसे, हुमायूं को. कौन कौन थे? फर्स्ट इज शेर शाह सूरी. आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये नाम आपको याद रखने. शेर शाह सूरी एंड बहादुर शाह. फाइन. नाउ सेकंड इज शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं डिसिसिवली इन द बैटल ऑफ चौसा. हमने सारे बैटल्स आपको मैंने बताए. हुमायूं के जो बाबर के 4 बैटल्स थे, उसके बाद हुमायूं ने जो बैटल्स किए, उसके बाद अकबर ने जो की, सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो शेर शाह सूरी डिफीटेड द हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज. दो बैटल हुए, बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज इन 1539. कब उसे हराया उन्होंने? शेर शाह सूरी ने 1539 एंड 1540 यानी बैटल ऑफ चौसा तो हुआ 1539 में एंड बैटल ऑफ कन्नौज हुआ है 1540. याद रखेंगे डेट्स. नाउ देन क्या हुआ? जब वो डिफीट हो गया तो ईरान को कहाँ चला गया? ईरान चला गया, जो भी प्रेजेंट ईरान है वहां पर. अब उसके बाद वो किस तरह से ओवरकम हुआ? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ही है. नाउ शेर शाह सूरी डाइड इन 1545. देखिए यहाँ पे 14 में किसका रोल हो गया? शेर शाह सूरी. और 45 में किसकी डेथ हो जाती है? शेर शाह सूरी. एंड हिज सक्सेसर्स वर वीक. उसके जो सक्सेसर्स थे या उसकी जनरेशन के जो आगे के जो उसके जो गद्दी पर बैठे हैं, जो उसके सन थे, वो बहुत वीक थे. दे आर नॉट एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो दे वर वीक एंड सिचुएशन एंड दे वर अनेबल टू द सस्टेन हिज एम्पायर. वो अपने एम्पायर को सस्टेन नहीं कर पा रहे थे. एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस, और इसी सिचुएशन का फायदा उठाया किसने? हुमायूं ने. टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन हुमायूं रिकैप्चर दिल्ली. उसके बाद उसने दिल्ली एंड आगरा उसे फिर से क्या कर लिया? रिकैप्चर, दोबारा से हासिल कर लिया. इन 1555 हमने जब टाइम पीरियड किया था तो लास्ट में आया था 1555 टू 56 में तो डेथ हो जाती है किसकी? हुमायूं की. सो 55 में उसने वापस रीगेन किया मुगल एम्पायर एंड रीस्टेब्लिश द मुगल रूल. और दोबारा से इंडिया में जो है मुगल रूल को उन्होंने क्या किया? रीस्टेब्लिश किया. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. नाउ आई एम कमिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2. So students, now next question is about the what was Deen-e-Ilahi. Deen-e-Ilahi was a religious term which was followed by the Akbar. Fine. So what was the Deen-e-Ilahi first? Akbar combined the best features of all religions. Akbar ने best जो जितने भी religious थे, इबादत खाना एक वर्ड आया था जिसमें वो सारे जितने भी स्कॉलर्स थे या फिर जो धर्म गुरु जिसको हम कह सकते थे, उसे इकट्ठा करते थे और सारे रिलीजियस की जितनी भी चीज़ें थी उनको उसमें से जो बेस्ट फीचर्स थे वो उसने किसमें इंक्लूड किए थे? दीन-ए-इलाही. फाइन.
So Akbar combined the best features of all religions in the grand synthesis known as दीन-ए-इलाही, और उसी को क्या कहा गया? दीन-ए-इलाही. Now what was the features? क्या क्या था उसमें, उसके बारे में? It was a ethical code of conduct. Ethical होते हैं moral values जिसमें होती है. Lead emphasis on the moral values of the good conduct, pity and the compassion. इसमें सारी अच्छी चीजें बताई गई थी और पर्टिकुलर कोई रिलीजियस की बात नहीं थी उसमें. सारे रिलीजियस की सारी अच्छी चीजों को लिया गया था. It was a viewed as a religious cum ideological. ये धार्मिक कम था, आइडियोलॉजिकल ज्यादा था. आइडियोलॉजिकल यानी आदर्श जो होते हैं इसमें. पाथ एंड बेस्ड ऑन द रीजंस रादर देन द ट्रेडिशन एंड द सर्टेन कम्युनिटीज फाउंड इन ऑल रिलीजियस. यानी जितने भी रिलीजियस में जो बेस अच्छी चीजें जो कॉमन थी, चाहे वो हिंदू में था, चाहे मुस्लिम्स में था, चाहे क्रिश्चियन, सिख, जो चीज जितनी भी रिलीजियस थे उनमें जो भी चीजें कॉमन थी उसको उसने क्या किया था? इंक्लूड किया था. इट वाज नोन एज द दीन-ए-इलाही. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट एंड नोट ऑन द अकबर रिलेशनशिप विद द रूलर ऑफ मेवाड़. अब जब मेवाड़ की बात करते हैं तो हमें याद आता है महाराणा प्रताप. फाइन. महाराणा प्रताप जो थे वो एक ऐसे रूलर्स थे जो जिन्होंने कभी भी मुगल्स की जो है अधीनता या उनकी जो है परातंत्र जिसको हम कहते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं किया. वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, लड़ते रहे, लास्ट तक लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुगल्स के साथ काम नहीं किया. या मुगल्स को ये समझते हुए उनका सोच ये थी कि अगर मुगल, हालांकि बहुत सारे रूलर्स थे राजपूत में, जैसे मानसिंह थे, टोडरमल थे, जो उनके नवरत्नों में भी थे, दे ऑल वर राजपूत. हालांकि लिबर्टी भी दी थी अकबर ने कि एक बार आप उनके अंडर में काम करें, इसके बाद आप अपने बैंड में अपने राज्य में अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं. बट महाराणा प्रताप ने कभी भी उनकी जो गुलामी करना मंजूर नहीं समझा. अब उसके बारे में कैसे रिलेशन थे? सो रूलर ऑफ मेवाड़, जहाँ तक मेवाड़ की बात करते हैं, रूलर ऑफ मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट द सुजेनिटी ऑफ द मुगल्स. मुगल उसकी अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं की. एंड द चैलेंज, उनको हमेशा क्या किया? चैलेंज किया. अकबर राणा प्रताप जो थे उन्होंने किसको चैलेंज किया? अकबर को चैलेंज किया. देन ये आगे से शुरू है. राणा प्रताप द सन ऑफ द राणा उदय सिंह. राणा उदय सिंह ने भी प्रोटेस्ट किया था. उसी तरह से उनके जो बेटे थे उन्होंने भी उसी ट्रेंड को जारी रखा. उन्होंने भी क्या किया? जैसे कंटिन्यू प्रोटेस्ट, उन्होंने भी प्रोटेस्ट शुरू किया रखा अगेंस्ट मुगल. एंड लास्ट ही फोर द मुगल आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी घाटी. हल्दी घाटी का नाम सभी ने सुना है ना? हल्दी घाटी का जो लास्ट बैटल हुआ था 1706 में हुआ था, 1576 में. इसमें राणा प्रताप उनसे लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन उन्होंने जो है उनकी जो अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी मुगल की. सो मेवाड़ के साथ जो रिलेशंस थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे. Now students, we continue with the question number 4. The question number 4 is how did Noor Jahan was the Jahangir's wife. His name is was also the Meher-un-Nisa. उसका दूसरा नाम था Meher-un-Nisa. So this question is about the Noor Jahan. So how did Noor Jahan had considerable influence in the royal affairs? बहुत क्वेश्चंस आपको बुक से लिखना है. affairs ड्यूरिंग द जहांगीर सीजन, जब जहांगीर का जो टाइम पीरियड था जब उसने रूल किया, तो नूर शाह, पहले तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. अब इसमें पूछा गया है नूर शाह का जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, कहाँ पर उसमें जो रूलर्स जो शासन था उसमें उसे क्यों कंसीडर किया गया, इससे क्या रीजन थी. क्योंकि जितना भी रूल्स था वो तो सिर्फ जो राजा थे वही चलाते थे. यहाँ पे वुमेन्स के पास इतना पावर्स उस वक्त नहीं था. पर ऐसे क्या रीजन थे जो उसे इतने पावर्स मिले. ठीक है, अब क्या पावर्स थे मेरे बारे में लिखा है. बिकॉज नूर जहां, जिसका नाम क्या था? मेहर-उन-निसा, वॉज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड वुमन थी. करेजियस, बहुत बहादुर भी थी. एंड इंटेलिजेंट, यानी सारी क्वालिटीज उसमें थी. वुमेन हु एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द रॉयल अफेयर्स. जितने भी रॉयल अफेयर्स थे, शासन के काम होते थे, उन सब में उसका इंटरफेयर होता था.
किसका? नूरजहां। इसने her name is also Meherunisa just because he was very intelligent, very courageous and very talented woman at that time. Fine. So and what some topics I have written here. See what she did that time is she promoted family members to important administration post. जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती थी, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी, जिसको हम कहें शासन के जो काम करते थे लोग, उन इम्पोर्टेंट पोस्ट को उसने अपनी फैमिली के मेंबर्स को क्या किया? अपॉइंट कर दिया। किसकी हेल्प से? जहांगीर की हेल्प से। ऐसा इसलिए किया गया कि वो चाहती थी कि उसका इन्फ्लुएंस रहे, उसी के लोग पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में हो और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते रहे, ना कि राजा के अकॉर्डिंग। He stuck coin in her name during the last year of Jahangir's reign. जहांगीर का जो लास्ट टाइम था उस वक्त उसने अपने नाम के कॉइन भी बनवाया, यानी कॉइन पर किसका नाम उसने स्टक करवाया? अपना खुद का। ये आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आया था। So these some topics and now last question is what was the rule of Mughal emperor in the administration of the empire? अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात अलग है। Now this question is asking about the role of Mughal emperor. जितने भी राजा हुए उनका क्या रोल रहा कि उन्होंने इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टेब्लिश किया। ऐसी मेन क्या क्या पॉलिसीज थी? व्हाट वर द पॉलिसीज ऑफ द मुगल emperor? So we are talking about the emperor. Fine. So emperor of the Mughal was also commander in chief of the army. जो मुगल एम्परर थे उसमें कमांडर इन चीफ यानी जो सेना की जो मुख्य जो पावर्स था वो किसके पास था? राजा के पास। उन्होंने वो पावर किसी को नहीं दिया, यानी कि लास्ट डिसीजन टेकन बाय द ओनली एंड ओनली एम्परर्स। फर्स्ट उनका जो था एडमिनिस्ट्रेशन में। देन सेकंड they had also chief authority in the matter of justice. अब चीफ अथॉरिटी जो जस्टिस का जिसको न्याय देना वो भी उन्होंने किसके पास रखी? खुद के पास। पहला तो चीफ कमांडर ऑफ आर्मी, देन चीफ अथॉरिटी ऑफ द मैटर ऑफ द जस्टिस की विद देम उन्होंने अपने पास रखी। एंड ऑल डिसीजंस ऑफ द स्टेट वर कैरीड आउट इन हिज नेम। हिज और जो भी थे रूलर्स थे, जितने भी डिसीजंस होते थे वो किसके नाम में जाते थे? राजा के नाम। जो एम्परर है उसके नाम से जाते थे, किसी दूसरे पर्सन के पास। तो ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था किसका? एडमिनिस्ट्रेशन में जो एम्परर्स थे मुगल एम्परर का। फाइन स्टूडेंट्स, सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन किया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली, डू ऑल वर्क इन योर नोटबुक। सारे ही क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। आई विल सेंड द पीडीएफ आल्सो ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस को बोर्ड पे एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि क्योंकि ये चैप्टर्स काफी बड़ा था, बहुत सारे रूलर्स थे, तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल के क्वेश्चन वो और ज़्यादा लॉन्ग होने वाले हैं, तो उसका मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगी। सो कीप लर्निंग एंड डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।